हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्यों करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक एक क्वेश्चन जो है वो 3-3, 4-4 बार पूछे गए हैं। इसका मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर पेपर को करके जाया जाए, वो सब्जेक्ट कोई भी हो। ठीक है। सभी का प्रीवियस ईयर पेपर हम लोगों को करना चाहिए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और ख़ासकर जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण है। ठीक है। बाकी आप अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पॉलिटी है तो पॉलिटी उसी तरीके से, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, हर जगह लगभग लगभग वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अभी देखिए, हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है। जैसे ये जो पहला टॉपिक दिया हुआ है, संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं। ठीक है। संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड फीचर्स। अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो विट्ठल भाई पटेल। ठीक है। विट्ठल भाई पटेल हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, विट्ठल भाई पटेल एक भारतीय राजनीतिक नेता, स्वराज पार्टी के सह संस्थापक और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। कब चुने गए? 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः अनुच्छेद थे। तो भारतीय संविधान में जब इसको अंगीकृत किया गया था तो कुल कितने अनुच्छेद थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। और ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी के मेंस में पूछा, सीबीटी 2 में पूछा। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 395 अनुच्छेद। 395 अनुच्छेद। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के द्वारा पारित हुआ। इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। भारत का संविधान विश्व के गणतांत्रिक देशों में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान निर्माण के समय इसे कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 22 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है। तो यहाँ देखिए मेन पॉइंट क्या है। एक तो ये कि संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब अंगीकृत, नियमित और आत्मार्पित किया गया था? तो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात किया जाए मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग था। ठीक है। अभी वर्तमान की बात की जाए, ठीक है, तो ये अनुसूचियाँ 12 हो गई हैं। ठीक है। 12 हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? आपको गलत चुनना है। ठीक है। पहला ऑप्शन दे रहा है
अखिल भारतीय सेवाएं, दूसरा ऑप्शन दे रहा है प्रतिनिधित्व की असमानता, सी ऑप्शन दे रहा है सशक्त केंद्र, डी ऑप्शन दे रहा है संविधान की नम्यता ना होना। तो आपको गलत वाला चुनना था, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो संविधान की नम्यता ना होना, ये जो बात लिखा हुआ ये गलत है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत पूछा था। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं, अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312, प्रतिनिधित्व की असमानता राज्यसभा अनुसूची 4, ठीक है, अनुसूची 4, सशक्त केंद्र, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति अनुच्छेद 155, राज्य सूची पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 249, आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360। 7वां पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है, भारत का संविधान ना तो लचीला है, ठीक है, और ना ही कठोर है, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है, ठीक है। तो भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः लचीला है और ना ही पूर्णतः कठोर है, बल्कि ये मिला जुला रूप है, ठीक है। कैसा है? मिला जुला रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किस प्रकार की सरकार है? भारत में किस प्रकार की सरकार है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संसदीय। किस टाइप की सरकार है भारत में? संसदीय। देखिए, भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की गई है। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, ठीक है। तो संसदीय प्रणाली की ये विशेषता है कि कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसका देखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सरकार संघ, राज्य और स्थानीय, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुस्तरीय सरकार, संघ, राज्य और स्थानीय। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। प्रथम अनुच्छेद में क्या कहा गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। भारत सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम संघ, राज्य एवं स्थानीय शासन को कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि संघीय स्वरूप का क्या मतलब है, ठीक है। देखिए, संघीय स्वरूप का परिणाम क्या है? संघ, राज्य और स्थानीय शासन को कहा जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 1 भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दे रहा है संघवाद की स्थापना, तो ये तो है ही है। बी ऑप्शन दे रहा है सरकार का संघीय स्वरूप, ये भी बात सही है। सी ऑप्शन दे रहा है मूल अधिकार, तो ये भी बात सही है। इसमें नहीं है पूछा आपसे, तो सामंतशाही को प्रोत्साहन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान कभी भी सामंतशाही को प्रोत्साहन नहीं देता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संघवाद की स्थापना, सरकार के संसदीय स्वरूप, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व आदि भारतीय संविधान की विशेषता है, जबकि सामंतशाही को प्रोत्साहन भारतीय संविधान का अंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? ठीक है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है ना 2022 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला देखिएगा क्या लिखा हुआ है, संसद के निम्न सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व। बी ऑप्शन है द्वैध शासन, और सी दे रहा है संसद के उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व। डी है दोहरी नागरिकता। तो पूछा आपसे भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्वैध शासन। ठीक है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, द्वैध शासन। अब ये जो दोहरी नागरिकता दे रहा है, तो भारत में तो दोहरी नागरिकता है ही नहीं, तो इसको तो पहले आप हटा सकते हैं। ठीक है, भारत में क्या है? एकल नागरिकता है। क्या है? एकल नागरिकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये कहाँ से लिया गया था? तो यूके से लिया गया था। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड से लिया गया था। ठीक है, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया था? इंग्लैंड से। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था की विशेषताएं: संविधान की सर्वोच्चता, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में विभाजन, लिखित एवं कठोर संविधान, लिखित एवं कठोर संविधान, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय, द्विसदनीय व्यवस्थापिका, दोहरी शासन प्रणाली इत्यादि। ठीक है, तो ये विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं, यानी जो फीचर्स है वो कितने देशों से लिया गया है? तो 10 देशों से लिया गया है। कितने देशों से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, 10 देशों से लिया गया। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब ये वो 10 देश हैं जहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, भारतीय संविधान बनाने के लिए। तो इसमें दिया है भारतीय संविधान में कुल 10 देशों से विशेषताएं ली गई हैं जो निम्न हैं। एक बार देख लेंगे आप। संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, रूस, दक्षिण अफ्रीका। तो ये 10 देश ऐसे हैं जहाँ से विशेषताएं ली गई हैं। ठीक है, बाकी हम लोग आगे देखेंगे, आपको पता चलेगा अमेरिका से क्या लिया गया है, आयरलैंड से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? आप लोग जानते हैं कि संविधान बनाने के लिए पहले संविधान सभा बनाया गया। ठीक है, तो इसका प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा था? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, M.N. रॉय। ठीक है, M.N. रॉय। इसको याद कैसे आप रखेंगे? M.N. रॉय ने संविधान सभा बनाने का राय दिया, तो राय से याद रखेंगे। राय और मशवरा जानते हैं आप लोग, है ना, यानी एडवाइस दिया। ठीक है, M.N. रॉय ने, इस तरीके से याद कर लीजिएगा, M.N. रॉय ने संविधान सभा बनाने का राय दिया। ठीक है, तो राय और रॉय, तो इसको लिंक करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, M.N. रॉय। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में औपचारिक रूप से M.N. रॉय द्वारा भारत के लिए संविधान सभा के गठन 1934 में का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, कब रखा गया था प्रस्ताव? 1934 में। 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर अधिवेशन में संविधान सभा के बारे में जिक्र किया गया था। साल 1942 में क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। ठीक है, क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात को पूरी तरह स्वीकार किया था, लेकिन 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहारिक रूप दिया गया। ठीक है, तो फाइनली जो है कैबिनेट मिशन है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। व्यवहारिक रूप किसने दिया? कैबिनेट मिशन 1946।
क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। कैबिनेट मिशन 1946 में। यहाँ एक पॉइंट और भी ध्यान रखेंगे आप लोग, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है, लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो 14 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे कम उम्र के बच्चे को आप रिस्की प्लेस पे काम नहीं करा सकते हैं। चलिए, एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 23 भी, ठीक है, आपसे ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो 23 और 24 है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु 14 वर्ष है। कितना है? 14 ईयर है। हालांकि यह किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा गैर जोखिम युक्त कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है, ठीक है। 1986 ये आपको ध्यान में रखना है। बाल श्रम अधिनियम कब आया था? तो 1986 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित अध्यक्ष थे। चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए। भारत के संविधान के संदर्भ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। तो यहाँ से दो महत्वपूर्ण डेट आपको ध्यान में रखना है कि ये जो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें अध्यक्ष के रूप में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना जाता है, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे किसको चुना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा जी को। उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुन लिया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। तो ये 2 डेट आपको ध्यान में रखना है। 9 दिसंबर 1946, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 और ये 11 दिसंबर 1946, ठीक है। ये पहला बैठक हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि संविधान सभा का जो पहला बैठक किस दिन हुआ था या कब हुआ था, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और वहीं पे 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। तो अध्यक्ष पूछा है, अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। मसौदा समिति के यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था, ठीक है। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसमें 7 सदस्य शामिल थे, ठीक है। इसमें 7 सदस्य शामिल थे।
अब ये आपको अंडरलाइन करना है, इसको याद भी करना है कि मसौदा समिति का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो इसमें अध्यक्ष को लेकर यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर सहित कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विधा, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विधा अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है। ठीक है। तो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से इसको सुनिएगा। राजनीतिक व्यवस्था की कौन सी विधा अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संघवाद। ठीक है, संघवाद यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, देश के शासन को चलाने के लिए शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत संघवाद कहलाता है। संघवाद है क्या, देश के शासन को चलाने के लिए शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की बात करता है। ठीक है, संघवाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करता है, संघवाद कहलाता है। इस प्रणाली में प्रश्नानुसार अलग अलग राज्यों या अन्य राज्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट किया जाता है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 50 यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ये DPSP के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, DPSP। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, उसके अंतर्गत आता है। अब DPSP एक बार देखिएगा कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 36 से लेकर अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, अगर जो भाग की बात की जाए तो ये भाग 4 से संबंधित है। किससे संबंधित है, भाग 4, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 36 से 51 तक। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। भारतीय संविधान में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान रखा गया है। भारत में एकीकृत तथा स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली को अपनाया गया है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय के अंतर्गत ही अनुच्छेद 50 का विवरण है। अन्य अनुच्छेद इस प्रकार है। 51 क्या है, ये भी DPSP के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। 52 क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या बताया गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है। ठीक है, कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो वहाँ प्रधानमंत्री भी ऑप्शन देता है, उपराष्ट्रपति भी देता है। ठीक है, गवर्नर भी दे देता है। तो किसमें निहित होता है, राष्ट्रपति में। ये बात आपको ध्यान में रखना है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये अनुच्छेद 53। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को परिभाषित, जब भी देखिए लेवल की बात आ जाए, ठीक है, जब भी स्तर की बात आ जाए तो वहाँ क्या हो जाता है, संघवाद। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, संघवाद बोला जाता है।
आइए एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। संघवाद, फेडरलिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फ्यूडस से हुई है, जिसका अर्थ है समझौता या अनुबंध है। संघवाद दो तरह की सरकारों के मध्य सत्ता का साझा करने तथा संबंधित क्षेत्रों के नियंत्रण हेतु एक समझौता है। भारत के लिए संघवाद केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच अधिकारों का वितरण है। ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में संघवाद का क्या मतलब है? केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच अधिकारों का वितरण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? तो फिर अब देखिए स्तर की बात आ गया है। ठीक है ना, फिर से स्तर की बात किया है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संघवाद। ठीक है, संघवाद। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय संविधान की संघवाद की विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है। संघवाद सरकार का एक रूप है जिसमें शक्ति को राष्ट्रीय सरकार और अन्य छोटी सरकारी इकाइयों के बीच विकसित किया जाता है। यह राजशाही जैसा एकात्मक सरकार के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है, जिसमें केंद्रीय प्राधिकरण के पास विशेष शक्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा क्वेश्चन है ना, तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है, कंफ्यूज करने का प्रयास ये कर रहा है, क्योंकि वैसे तो सभी को पता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहाँ क्या कर दिया है, स्वतंत्रता के बाद ये जो शब्द जोड़ दिया है, इससे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्रता के बाद भी अध्यक्ष वही थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछा है, आरआरबी जेईई भी पूछा है, आरआरबी एनटीपीसी में भी। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को चुना गया। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष की बात किया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा बिल्कुल, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। इनमें से कौन भारतीय संविधान का मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? अब ये देखिए, सदस्य से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया है। हम लोगों ने देखा था मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। टोटल 7 सदस्य थे उनको लेकर, तो यहाँ पूछ लिया है कि कौन से नहीं थे। ठीक है, तो अब देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है सैयद मोहम्मद शहादुल्लाह, तो ये तो थे। बी ऑप्शन दे रहा है एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये भी थे। सी ऑप्शन दे रहा है डॉक्टर के.एम. मुंशी, ये भी थे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए बी ठक्कर नहीं थे। ठीक है, उन 7 लोगों में ए बी ठक्कर नहीं थे। आइए एक्सप्लेनेशन देखिए। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष थे, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, एन. माधव राव, बी.एल. मित्र के स्थान पर। ठीक है,
टी कृष्णमाचारी, जो कि डीपी खेतान की मृत्यु के बाद, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि ये भी ठक्कर भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। अब देखिए 7 सदस्यों को आपको याद करना है, ठीक है। याद कैसे करेंगे? पहला तो सभी को पता रहता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे, तो एक ये हो गए, है ना। अब देखिए 4 नाम मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा लिंक करके उस पर ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, तो आपको याद हो जाएगा। ये शब्द है गोपाल स्वामी में गोपाल, ठीक है। गोपाल ये शब्द है, ठीक है। और यहाँ पे कृष्णा है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर में क्या है? कृष्णा है। और उसके बाद चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं, माधव, ठीक है, माधव। और फिर जो है टी कृष्णामाचारी। अब देखिएगा कृष्ण जी को जो है क्या कहा जाता है? उन्हीं को गोपाल भी कहा जाता है, ठीक है, गोपाल कहा जाता है। तो गोपाल हो गए, कृष्ण तो है ही हैं, ठीक है। यहाँ कृष्ण यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, और माधव भी उन्हीं को बोला जाता है। तो इसमें जो भी मेंबर हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर जो हैं उनके नाम में कृष्ण से संबंधित नाम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि उन्हीं को कृष्ण, गोपाल, माधव उन्हीं के नाम हैं सब, ठीक है। तो 4 लोगों को ऐसे याद कर लीजिएगा। बाकी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब आपको याद ही हैं, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में। अब बचे 4, एक 5 हो गए, 2 लोग बचे हैं, एक मोहम्मद सादुल्लाह, ठीक है, मोहम्मद सादुल्लाह, और दूसरे जो बचे हैं के.एम. मुंशी, ठीक है, के.एम. मुंशी। तो ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यही बात मैं कह रहा था लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, तो इसलिए प्रीवियस ईयर जरूरी होता है करके जाना, क्योंकि क्वेश्चन मिलेंगे आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। बाकी जो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में दिया है, एक्सप्लेनेशन भी आपको ध्यान में रखना है ना। इसीलिए मैं एक एक बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, और ये लगातार आपको इस टाइप का वीडियो मिलेगा इधर, है ना, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है प्रीवियस ईयर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो 13 दिसंबर 1946 को। कब किया था उन्होंने? 13 दिसंबर 1946। अब याद देखिए, आप 2 डेट पहले देख चुके हैं। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। फिर होता है 2 दिन बाद 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को होता है, 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है। उसके फिर दूसरे दिन क्या होता है? 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव। तो देखिए अब इसमें 9-2-11, 11-2-13, यानी 2-2 आप ऐड करेंगे तो आपको ये डेट आपको मिलता जाएगा, ठीक है। 9, 11, 13 तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको ध्यान में रखना, ठीक है। डिफरेंस दोनों में सेम है। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। कब किया गया था संविधान सभा का गठन? जुलाई में किया गया था, 1946 में, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए तथा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही कार्रवाई प्रारंभ हुई थी। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया? भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किसने प्रस्तुत किया था?
तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ देखिए। तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, कब किया था उन्होंने? तो 13 दिसंबर, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। डेट आपको जरूर याद रखना है, 13 दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? तो 3 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष एग्जैक्ट नहीं था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, ठीक है। 11 माह 18 दिन लगा था, ये आपको ध्यान में रखना है। एक्सप्लेनेशन देखिए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगभग 3 वर्ष के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। संविधान निर्माण के प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। तो ये प्रारूप समिति का गठन आपको जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे आपको जरूर ये क्वेश्चन मिलेगा। 29 अगस्त 1947, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। क्वेश्चन अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यही जो है विदेश मंत्रालय भी अपने पास में रखे हुए थे, प्रधानमंत्री तो बने ही थे वो, है ना। हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने विदेश मंत्रालय भी अपने पास रखा हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। बलदेव सिंह क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री। आपको कमेंट करके बताना है वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है। बी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति तथा चौथे राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति, ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और द्वितीय कौन बने थे? तो वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। चलिए, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर के षणमुखम चेट्टी, ठीक है, आर के षणमुखम चेट्टी। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था, ठीक है, 26 नवंबर 1947 को। तो ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है, आर के षणमुखम चेट्टी। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन किया था। तो ये कई बार हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा, ठीक है। ये कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। एक्सप्लेनेशन देखिए, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, ठीक है। भारत के संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी 2 बार पूछा गया है, इसके पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एम.एन. रॉय, ठीक है, संविधान सभा का राय किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने दिया था। चलिए, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, संविधान सभा भारत में का विचार पहली बार एम.एन. रॉय ने सन 1934 में दिया था। 1946 में क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कैबिनेट मिशन आया। इस मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार किया, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया, ठीक है।
मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। ये डाटा आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। भाग कितने थे? 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए, अध्यक्ष पहले पूछा जा चुका है, अब उपाध्यक्ष आपसे पूछ रहा है। तो EHC मुखर्जी जी थे। कौन थे? EHC मुखर्जी जी जो है उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप लोगों ने पहले ही देखा। उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? EHC मुखर्जी। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा में हरेंद्र कुमार मुखर्जी, क्या नाम है इनका? HC हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ठीक है, को 11 दिसंबर 1946 को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, जबकि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोगों का चुनाव कब हुआ था? एक ही डेट में हुआ था। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को। ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अध्यक्ष का तो पूछा जा चुका है, कब अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। हो सकता है अगली बार उपाध्यक्ष का पूछ ले। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संविधान सभा के एक ही दिन चुने गए थे, वो भी क्या तारीख था? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, क्वेश्चन है 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो ये स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था इसको। 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, क्योंकि जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 1929 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो उसी में तय किया गया था कि हर 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तय कब किया गया था? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में, और पहली बार 1930 में 26 जनवरी को जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और आप एक बात सोचिएगा कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान पूर्णतः क्यों लागू किया गया? इस डेट के महत्व को बरकरार रखने के लिए। ठीक है, क्योंकि संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कब किया गया? इस बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत किया गया। ठीक है, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पूर्णतः कब लागू हुआ संविधान? 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये जो डेट है 26 जनवरी, इसके महत्व को बरकरार रखने के लिए ही संविधान को पूर्णतः कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 के दिन को लागू किया गया। ठीक है, ताकि ये भी दिन जो है यादगार बना रहे हम लोगों के लिए। चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। स्वतंत्रता के उपरांत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस एवं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर हो, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, देखिए इसका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अम्बेडकर की कानूनी विशेषज्ञता और विभिन्न देशों के संविधान का ज्ञान संविधान के निर्माण में बहुत मददगार साबित हुआ। ठीक है, वह संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष बने और भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरे ख्याल से देखिए, इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस टाइम उतना विद्वान भारत में शायद ही कोई रहा हो। ठीक है, जितना नॉलेज इनके पास था उतना नॉलेज किसी भी नेता के पास नहीं था। बहुत गिने चुने नेताओं के पास उतना नॉलेज रहा होगा। ठीक है, इसीलिए इनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? सिंबल ऑफ नॉलेज। ठीक है,
भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो कब ये स्टार्ट हुआ था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। एक्सप्लेनेशन देखिए, 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार, उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म है, ठीक है, इसको ये दो नाम है, मार्ले अलग है, मिंटो अलग है। ठीक है, मिंटो कौन थे? ये वायसराय थे उस टाइम के भारत के। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कौन हो जाएंगे? लॉर्ड मिंटो हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? तो ये कौन सा? केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, केशवानंद भारतीवाद में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डिसीजन लिया गया था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए, 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने यह कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु उसके मूल ढांचे में क्षति पहुंचाए बिना। ठीक है, यानी संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको डिस्टर्ब किए बिना। ठीक है, यदि कोई संविधान संशोधन किया जाता है और उसके मूल ढांचे को क्षति पहुंचाता है, तो संविधान संशोधन को न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। संविधान संरचना के कुछ मूलभूत तत्वों में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं: संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का बंटवारा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राष्ट्र की एकता और एवं अखंडता आदि। ये सब बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। ठीक है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है? संविधान की सर्वोच्चता। भारत में क्या है? संविधान की सर्वोच्चता है। अब इसमें ऐसा कोई नहीं कर सकता है कि बहुमत में आ गया और मनमानी तरीके से अपने आप को सुप्रीम बना ले। ठीक है, क्योंकि उसे फिर सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा। चलिए, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा था, ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से पहली बार सामने आया है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। एक्सप्लेनेशन देखिए, संविधान सभा की स्थापना वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत की गई। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। ये डाटा आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, 389। ठीक है, 389 सदस्य थे। इसमें 292 प्रांतों के प्रतिनिधि, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तत्पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष तथा यस्सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान सभा की पहली कार्रवाई पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू हुई थी। कब इन्होंने पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे एक्सप्लेनेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। अब इक्का दुक्का की भाई कोई नहीं गारंटी ले सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे। ठीक है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था?
भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अब यहाँ देखिए मिस्टेक नहीं करना है, यहाँ 26 जनवरी 1950 भी दिया है, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है पूर्णतः लागू कर दिया गया था। बाकी यहाँ क्वेश्चन जो पूछा, संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या मनाते हैं 26 नवंबर को? संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। संपूर्ण संविधान का निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, इस कार्य में लगभग 64 लाख रुपए का व्यय हुआ। इस कार्य में लगभग 64 लाख रुपए व्यय हुए। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा चली। मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। संविधान की स्वीकृति के बाद संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, परंतु संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का एक गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया। 26 जनवरी 1950 से भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हो गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि भारत गणराज्य के रूप में कब स्थापित हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, यानी विनियमन अधिनियम 1773। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। 1773 का विनियमन अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में पहला मील का पत्थर था। ठीक है, जिसे लॉर्ड नाथ या फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ नियम स्थापित करने के लिए पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपना प्यारा देश भारत। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। वहीं अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना और सबसे छोटा लिखित संविधान है। तो अमेरिका के बारे में क्या बताया गया है? वहाँ का जो संविधान है वो विश्व का सबसे पुराना और सबसे छोटा लिखित संविधान है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सबसे पुराना और सबसे छोटा लिखित संविधान है अमेरिका का। ठीक है, और भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, अभी देखिएगा आगे क्वेश्चन मिलेगा। वर्तमान में यहाँ 22 भाग बता रहा है, जबकि वर्तमान में टोटल 25 भाग हो गए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया है, आपको ज़्यादा वहाँ क्लियरिटी मिल पाएगा। ठीक है, अनुच्छेदों की संख्या भी वर्तमान में बढ़ गई है, लगभग 450 के आसपास हो गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा, वहाँ ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, लेकिन अगर जो मूल संविधान की बात कर ले तो मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, मूल संविधान का जरूर आपको याद रखना है। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ये तीनों डाटा आपको ध्यान में रखना है। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। अच्छा क्वेश्चन, एक बार फिर से सुनिएगा। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था
संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो ये किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था, जिनको संविधान का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज भी बोला जाता था, क्योंकि भारत में शायद ही उतना नॉलेजेबल पर्सन उस टाइम कोई रहा हो। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया था जिसे भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था, तथा इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ एवं भारत एक गणराज्य बन गया था। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपसे सही पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रहा है यह कई संविधानों का मिश्रण है, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए कई देशों से विशेषताएं उनकी संविधान की ली गई हैं, और संख्या उनका कितना था? 10 देशों से। ठीक है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। तो यह कई संविधानों का मिश्रण, ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय संविधान कई संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ लिया गया है। ठीक है, यानी जो भारतीय संविधान है इस पर 1935 का जो अधिनियम आया था उसका गहरा प्रभाव है। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 का गहरा प्रभाव है। लगभग 250 अनुच्छेद या तो एज इट इज लिए गए या उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग करके लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? संविधान दिवस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए 3 बार पूछा गया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से। ठीक है, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, और गणतंत्र दिवस तो आप लोग जानते ही हैं 26 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था? तो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो ये डेट आपको ध्यान में रखना, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की तिथि दी गई है। ये तिथि कहाँ दिया हुआ है? प्रस्तावना में दिया हुआ है। ठीक है, जिसको प्रियम्बल बोला जाता है। चलिए, जिसमें कहा गया है कि इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान को। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। यह भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 में पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देशों का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, तो संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा है, 1 2 3 4 5 5 बार तो यही पूछ लिया है। तो यही मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था लेक्चर के कि कितना रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। अब आप ज़रा सोचिए एक सेकंड के लिए कि जो बच्चे जो है प्रीवियस ईयर करके नहीं जाते हैं, है ना, तो उनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ता होगा एग्ज़ाम में। ठीक है, और जो करके जाते होंगे बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहते हैं, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आपको एग्ज़ाम में रियलाइज भी होगा ये बात। ठीक है, तो भारत का संविधान को लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन क्या है? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन आर जो है यानी कारण जो है इसकी उचित व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, सत्य है, तथा 26 जनवरी 1950 तथा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, सत्य है, परंतु कारण अभिकथन का उचित व्याख्या नहीं है। ठीक है, आप गणतंत्र का मतलब समझते हैं? गणतंत्र का अर्थ यानी जिसका राष्ट्राध्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाता हो, वंशानुगत ना हो। ठीक है, तो उसको, उस राष्ट्र को गणतंत्र बोला जाता है। जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति महोदय हो गए, तो इनका चुनाव होता है, ना कि कोई राजा रानी जो है उस पद पर बैठाया जाता है। ठीक है, वंशानुगत पहले क्रम चलता था ना, राजा रजवाड़े में क्या होता था, राजा का लड़का ही राजा बनता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। ठीक है, आज कोई भी राजा बन सकता है, यही तो खूबसूरती है इस संविधान का, इस देश का। ठीक है, संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था। ठीक है, किसके तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्रियों का 3 सदस्यीय समिति, जिसके सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन कहा जाता है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की, जिससे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो प्रथम बैठक की बात कर रहा है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, जो कि अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे इन्हें चुना गया था। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को
सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा एजेड वही थे, इसलिए उनको अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे चुन लिया गया। ज़्यादातर ऐसे ही होता है। ठीक है, जब अस्थायी रूप में किसी को चुना जाता है तो सीनियरिटी के आधार पर उनको चुन लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। एक्सप्लेनेशन देखिए, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर वर्ष 1946 में की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अब एक एक डाटा देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सेशन के समाप्त होते होते बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएंगी। ठीक है, और लगातार यदि आप जुड़े रहेंगे तो किसी भी सब्जेक्ट में आपको, खासकर जीएस में, कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। आइए एक्सप्लेनेशन देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं, सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2 है। इसका उल्टा भी कभी कभी पूछ लेता है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो 2:3 हो जाएगा। तो दोनों बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछेगा तो 3:2, और चौड़ाई और लंबाई का अनुपात यदि पूछता आपसे तो 2:3 हो जाएगा। आगे बढ़िए, सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र है। कैसा चक्र है? गहरे नीले रंग का चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं, क्योंकि एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा होता है। ठीक है, तो ये यहीं से लिया गया है। 24 घंटे प्रगति को दिखाता है। 24 तीलियां क्या दिखाता है? 24 घंटे प्रगति को दिखाता है। ठीक है, कलर इसका जरूर ध्यान रखना आपको, गहरे नीले रंग का है। ठीक है, जो चक्र बना हुआ है बीच में वो गहरे नीले रंग का है, और तीलियों की संख्या कितनी है? 24 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? ठीक है, तो इसको कब अपनाया गया था? ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जिस दिन संविधान पूर्णतः लागू हुआ। ठीक है, उसी दिन भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया था। एक्सप्लेनेशन देखिए, अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में स्थित अशोक की लाट से लिया गया है। किससे लिया गया है? अशोक की लाट से। इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं, जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए बैठे हैं। ठीक है, फिगर में आप देखते होंगे तो 3 ही दिखता होगा, क्योंकि पीछे वाला शेर छिप जाता है। जब आप उसको रियल में देखेंगे तो आपको चारों दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसके नीचे एक गोल आधार है, जिस पर एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड, एक सिंह बने हैं। ये चारों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या क्या बना हुआ उस पर आप देखते होंगे, नीचे गोल से पट्टी है। ठीक है, ऐसे करके इसी पे चित्र बना हुआ है। तो वो 4 चित्र किस किस जानवर का है? हाथी का है, हाथी घोड़ा, पालकी है ना, वहाँ से याद कर लीजिएगा। हाथी घोड़ा है, सांड है और सिंह है। ठीक है, हाथी घोड़ा, सांड और सिंह। सिंह स्तंभ के आधार पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। अब ये कहाँ से लिया गया था? सत्यमेव जयते शब्द
मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए। लगातार बने रहिएगा इस चैनल पे। आप चैनल पे यदि नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस टाइप का वीडियो आपको मिलता रहेगा। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ याद हो जाएंगी, है ना, अलग से याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है।